सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सुबीके देवांगन, द मोस्ट अवेटेड पर्सन, जिसका पॉडकास्ट का इंतजार आप सभी कर रहे थे। तो सुबीके हमारे 2025 के स्टेट टॉपर है और सुबीके की जेई मेन में रैंक जो थी वो 194 थी और जेई एडवांस में सुबीके की रैंक थी 244। और सुबीके जेई मेन के स्टेट टॉपर भी थे, 99.99 परसेंटाइल आया था इनका। और बाकी सुबीके अपने बारे में खुद ही बताएंगे। सुबीके हमारे साथ 2 साल से जुड़े हुए हैं और इससे पहले सुबीके की दीदी भी हमसे जुड़ी हुई थी। तो सुबीके अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि सुबीके ने आप जर्नी कब चालू की और किस बात ने आपको मोटिवेट किया कि आपको आईआईटी जाना है। और तो पहला सवाल तो बेसिक 9-10 के बच्चों के लिए क्या टिप्स हैं, कैसे तैयारी करनी है? 9-10 के बच्चों की बात की जाए तो मैं बोलूंगा कि उनको आज सच स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स नहीं रखने चाहिए दिमाग में। अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए सबको 9th-10th में, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्टार्टिंग में 9th-10th में मैथ्स और बायो दोनों में बहुत अच्छे रहते हैं, फिर 10th के एंड तक के उनका दोनों में ही अच्छा चल रहा होता है, तो फिर वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, बट स्टिल वो ऑप्शंस खुले रखे रहते हैं, तो एंड में जाके वो किसी एक स्ट्रीम को चूज करते हैं और उसमें भी उनका बहुत अच्छा होता है। तो आई वुड से 9th-10th में कुछ एक चीज अगर आपके दिमाग में पहले से है तो उसी पे फोकस करिए, बट अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 10th के एंड तक के पूरा सॉर्ट हो जाता है। ओके, आपके 10th में कितने परसेंट थे? मेरे 10th बोर्ड्स में 98.8% थे। और 98.8% वाले बच्चे या आपके साथ के जो 98 के ऊपर वाले बच्चे थे, क्या वही आईआईटी निकाल पाए हैं? नहीं आपका क्या नहीं experience? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपने ऐसा बच्चा देखा है जिसके 95 से कम परसेंट थे और आईआईटी? हाँ, बहुत सारे ऐसे। बहुत सारे। हाँ। ठीक है, तो मतलब इस बात का कोई लेना देना नहीं। नहीं। लेकिन क्या ये परसेंट मायने रखते हैं? मायने रखते हैं इन द सेंस वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, थोड़ा मोमेंटम बढ़ाते हैं। आप जब 10th से 11th में जाते हो तो आपके दिमाग में वो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैंने 10th का बोर्ड्स एकदम अच्छे से निकाल लिया, अब 11th-12th भी हो जाएगा मुझसे इतने अच्छे से, इवन बेटर होगा। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत हेल्प करता है 11th-12th में। वेरी गुड। और आपने 9 से तैयारी चालू कर दी थी? हाँ, वैसे 9th-10th ऑनलाइन था तो बहुत इम्पैक्ट में, हाँ, इम्पैक्टफुल नहीं। हाँ, उतना इम्पैक्टफुल नहीं था, ठीक है, बट स्टिल वो थोड़ा फाउंडेशन बनाने के लिए अच्छा था। अच्छा था। हाँ। मतलब आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि जल्दी जल्दी चालू करें? मैं ऐसे कुछ सॉलिड ओपिनियंस नहीं देने वाला। ये जरूर बोल सकता हूँ कि 9th-10th में जरूरी है कि बच्चा बैठने की आदत बनाए, क्योंकि 11th-12th में अगर अचानक से जाके आपको 6 घंटे कोचिंग में बैठना पड़ा तो अगर आपकी आदत नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 11th का आधा मैंने कुछ कुछ बच्चों को देखा है इसी स्ट्रगल में बताते हुए। वो अलग बात है कि वो लोग 12th में भी कवर अप कर सकते हैं, बट बिना मतलब में क्यों स्ट्रगल करना। बिल्कुल सही। मैं आपसे यही सुनना चाहता था कि मतलब आप स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। हाँ। आप कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, लेकिन सिटिंग एबिलिटीज आपकी बढ़ जानी चाहिए। हाँ। गुड। और उस दौरान आप पढ़ भी रहे हो, ये भी ना हो कि ब्लैंक बैठ हाँ, रहे हो। हाँ। ठीक है, भले 100% एफिशिएंसी ना हो आपकी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे सुवी इस बात के लिए कि 11th-12th में ऐसा क्या है जो आपने किया और आपको सफलता मिली? वो तो सभी जानना चाहते हैं। प्लस आपके साथ में भी और ऐसे बच्चे होंगे जो कि बहुत अच्छा कर रहे होंगे या बहुत अच्छा कर सकते होंगे, उन्हें शायद से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा क्या है जो आपने बेहतर किया हो उनसे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए और कहीं ना कहीं उनसे उस बात पे चूक हो गई और वो इक्वली डिजर्विंग थे, या इक्वली नहीं था लेकिन वो डिजर्विंग थे? तो ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ और ये हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि क्या करना है ये तो शायद से आप कई बार बता चुके हैं हमारे उसमें, लेकिन क्लासेस में। लेकिन अब इस पॉडकास्ट का स्पेशलिटी ये है कि क्या नहीं करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताइए सुरेश। तो क्या नहीं करना है में सबसे ऊपर एक चीज आती है, वो है ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस लेना। मतलब अगर आपके मार्क्स किसी टेस्ट में अच्छे नहीं आए या आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है तो आप उसके बारे में सोचो कि हाँ, मेरी मेरी रैंक इस एग्जाम में अच्छी नहीं आई, बट मुझे इस एग्जाम को छोड़ के अगले एग्जाम पे फोकस करना है और इसमें इम्प्रूव करना है। ओवर थिंक करने से क्या होता है कि
पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, अगले एग्जाम में भी बिना मतलब में एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाता है कि पिछले एग्जाम में मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी, इस एग्जाम में तो लाना ही है। और वो बिल्डअप होते होते कब आपका रफ पैच खत्म ही नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। तो आई वुड से स्ट्रेस तो सबसे बड़ा परफॉर्मेंस किलर है 11th-12th में। एक और चीज, कंपैरिजन आपको मतलब एक हेल्दी कंपैरिजन रखना चाहिए और एकदम ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंपेयर करते रहते हैं। मैंने देखा है बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी। जैसे मैं आपके साथ वाले के बच्चों की मैं बात बताऊं, और हो सकता है कुछ पेरेंट्स मुझे सुन भी रहे हो। एवरी पेरेंट्स और लाइक कि अपने बच्चों को भी बोलते हैं, तो कभी मुझसे मुलाकात हो गई तो मुझे भी बोलते थे, सर मेरे बच्चा ऐसा क्या नहीं कर रहा है जो सुवी के कर रहा है, क्योंकि आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस उनसे बेहतर होती थी और आप हमेशा टॉप पे ही रहते थे। तो जिसके कारण से उनका ये सवाल होता था कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, या पेरेंट्स के लिए भी आपके पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया आपके साथ, या फिर बच्चों के लिए भी कि परफॉर्म। मैं तो उनको यही बोलता था कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, सबकी एबिलिटीज अलग है, और वो अपने पे फोकस रखें, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें रादर देन आप दूसरों से कंपेयर करें। तो आप भी इस बात पे क्या बोलना चाहते हैं वो भी बता दें। मतलब सर ने जो बोला कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग मेथड होता है पढ़ने का, प्रोग्रेस करने का, वो एकदम सही है। मैंने ये देखा है कि जैसे कुछ कुछ लोग किसी दूसरे को अगर कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस इवन ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि जो टीचर्स आपको बताते हैं टिप्स या कुछ प्रोग्रेस करने का जो मेथड बताते हैं आपको, वो सिर्फ आपके लिए इंटेंडेड होता है। हर बच्चे के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं इम्प्रूव करने के लिए, और अगर आप किसी दूसरे को देख के उसका मेथड कॉपी करने की कोशिश करोगे, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए फ्रूटफुल हो हमेशा। और आप फिर इस सेंस में अपनी एनर्जी और अपने टाइम को बिना मतलब में अलग अलग जगह डिवाइड कर रहे हैं और एफिशिएंसी आपकी कमी हो रही है। सो आई वुड जस्ट से कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस किसी से अच्छी नहीं है या फिर आप कॉन्स्टेंटली पीछे हो रहे हैं, तो आप कंपेयर करने की जगह टीचर से जाके पूछिए, वो आपको इजीली आपके लिए एक सॉल्यूशन बताएंगे और जस्ट उसको फॉलो थ्रू कीजिए। आपको क्या लगता है, आपने क्लासेस के अलावा डाउट ना पूछना मतलब एक अलग बात है, ऐसे नॉर्मल काउंसलिंग के लिए आपने 2 साल में कितने बार अप्रोच किया होगा, ताकि आप पीछे ना हो, आप आगे बने रहें, या आप आगे हैं तो आप और आगे कैसे जाएं, या आपको लग रहा था कि किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सलाह दी, आपने उसके लिए कितने बार काउंसलिंग की होगी, क्या लगता है आपको? जैसे 2 मुझे अच्छे से याद है कि आप थ्रू आउट टॉपर है, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूं कि इनको भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने हिसाब से समझा दीजिए कि आपको कितना याद आ रहा है कि कितने बार आपने काउंसलिंग की। क्या आई वुड से अराउंड हर मंथ एक मंथली टेस्ट होता था और इसके बाद पेरेंट्स और मैं पहुंच ही जाते थे टीचर्स के पास कुछ ना कुछ पूछने के लिए। जैसे मुझे प्रॉब्लम्स एक्चुअली 11th के एंड में केमिस्ट्री में चालू हुई थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अचानक से काफी बड़ा शिफ्ट था फिजिकल से, तो उस टाइम मुझे ग्रास्प करने में अचानक से बहुत प्रॉब्लम आई थी। और 11th के स्टार्टिंग में मैं उतना इंटरैक्टिव नहीं था टीचर्स से। ये एक गलती थी जो थैंकफुली मेरी जल्दी करेक्ट हो गई टीचर्स और पेरेंट्स और दीदी की हेल्प से। बस ये है कि आप टीचर्स से इंटरैक्ट करते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप ये पूछे कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं या मेरी रैंक अच्छी क्यों नहीं आ रही है। नॉर्मली टीचर से बात कीजिए, उससे भी टीचर्स को पता चलता है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है और वो आपके लिए बेटर सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे फ्यूचर में। तो फाइनली आपका जो कमजोरी थी वो उसके ऊपर आसानी से ओवरकम करता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, मेरा अभी कुछ दिन पहले प्रखर गुप्ता भी आया था, हमारा 2015 का रैंकर था, आपने शायद से देखा होगा। हाँ, तो वो उसका ये कहना था, स्टेटमेंट था, उसने तो सीधे सीधे बात बोली थी कि, और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आपके सीनियर सुपर सीनियर बैच सबके ही, कि जिसका मैथ स्ट्रांग होता है, मेरा पिछले कई साल से एक्सपीरियंस ये कि जिसका मैथ स्ट्रांग होता है, आपके बैच में सबसे अच्छा मैथ्स आपका था, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मार्क्स भी यही बताते थे कि जिसका मैथ स्ट्रांग होता है वही ओवरऑल डोमिनेट कर ले जाता है।
मतलब अर्थ के टाइम पे भी यही था, उससे पहले जसमीत के टाइम पे भी यही था, इवन प्रखर गुप्ता भी कभी यही कहना था कि मैथ्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सेकेंडली फिजिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, और केमिस्ट्री तो खींचतान के कुछ ना कुछ करके हो ही जाता है, या मतलब इक्वली कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लेकिन मैथ्स कितना मोटिवेटिंग सब्जेक्ट है, और उसके लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की थी, या आपसे अपने आप ही हो जाता था? मैथ्स मोटिवेटिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, मैथ्स इंटरेस्टिंग है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको मजा भी आएगा और ऐसा भी लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ कि आप जैसे किसी एक बुक उठा कोई एक बुक उठा लिया आपने और आप उसमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लाइन से आपसे 10 क्वेश्चंस नहीं हुए, फिर आप सोचेंगे नहीं मुझे तो मैथ्स आता ही नहीं है। किसी दूसरे दिन ऐसा हुआ, आपने वही सेम बुक उठाई, वही पेज उठाया, 10 के 10 बन गए एक बार में। तो वो टेम्परामेंट पे बहुत डिपेंड करता है। और अगर एग्जाम की बात की जाए तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चाहे आपको जितनी भी प्रोफिशिएंसी हो, मुश्किलें तो आती है एग्जाम में, क्योंकि वो लेंदी होता है, उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगते हैं। तो और एग्जाम का प्रेशर अलग रहता ही है कुछ, तो वहां पर मैथ्स में मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट हाँ, एक चीज ये है, अगर आपको मैथ्स अच्छे से आता है तो मैथ्स बेसिकली आपका एक इंट्यूशन डेवलप करता है, जिससे फिजिक्स में बहुत हेल्प होती है। अब ये मैंने एक चीज नोटिस की है, जिसको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है उसको केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई हार्ड लॉजिक नहीं होता सब जगह। उसमें कभी कभार जैसे एक्सेप्शंस रहते हैं, कुछ ऊपर नीचे चीजें रहती हैं, वो जिनको मैथ्स ही अच्छा लगता है वो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ 11th के एंड में एग्जैक्टली यही हुआ था। तो मुझे इस टाइम रियलाइज नहीं हुआ था कि ये मैथ्स के कारण हो रहा है। जस्ट थिंक चीज ये है कि आपको एक सब्जेक्ट के पीछे ही नहीं भागना है। तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं आपके एग्जाम में, तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली आपको ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हैं। फाइन। नहीं, क्योंकि जितना मैंने देखा है, मतलब जितने एवरेज मीडियोकर जेई एस्पिरेंट्स हैं, मतलब उन सब में तो केमिस्ट्री को लेकर बहुत इच्छा शक्ति होती है, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं केमिस्ट्री में, उनको लगता है कि केमिस्ट्री इज देयर फेवरेट सब्जेक्ट, इट बिकम्स वेरी इजीली देयर फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज शायद से उतने एफर्ट्स, मतलब केमिस्ट्री की, मैं इंजीनियरिंग टर्म्स में बोलूंगा, केमिस्ट्री की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और मैथ्स और फिजिक्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? हाँ, ज्यादा है। लेकिन आफ्टर कमिंग टू इक्विलिब्रियम, तो मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री में धैर्य की ज्यादा जरूरत है। हाँ, बहुत। और मैथ्स मतलब एक बार आ गया तो शायद से, जैसे मुझे ऐसा लगता है जेई मेन जेई एडवांस की मैथ्स कंपेरेबल है। हाँ, अब हो गई है वो। अब हो गई है बहुत। और जेई मेन जेई एडवांस की केमिस्ट्री में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो थोड़ा उस बारे में भी बात कर लें कि आप जेई मेन की तैयारी थी आपकी और जेई एडवांस की भी तैयारी थी, क्या दोनों तैयारी अलग है, या क्या माइंडसेट का डिफरेंस है? तैयारी तो अलग एज सच कुछ है नहीं जेई मेंस और जेई एडवांस की। हाँ, माइंडसेट बहुत चेंज हो जाता है। मेंस में यूजुअली मैथ्स में अननेसेसरीली लेंथी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और केमिस्ट्री उसमें बहुत इजी रहता है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो तो जेई मेंस की केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आप एस कर सकते हो। एडवांस में ऐसा नहीं है, एडवांस में तीनों इक्वली डिफिकल्ट रहते हैं, तीनों में इक्वली कॉन्सेप्ट्स मिक्स रहते हैं। तो एडवांस में केमिस्ट्री भी थोड़ा कंपैरेटिवली टफ हो जाता है मीन्स के कंपैरिजन में। बट हाँ, स्टिल केमिस्ट्री स्कोरिंग रहता है दोनों एग्जाम्स में। अगर देखा जाए माइंडसेट में अंतर क्या है, तो एडवांस में ऐसा रहता है कि एडवांस में आपको ये पता रहता है कि क्वेश्चंस थोड़े मिक्स कॉन्सेप्ट्स वाले होंगे, थोड़े लेंदी होंगे, थोड़े ट्रिकी होंगे। तो आप पहले से ही अलर्ट मोड में रहते हो कि ये क्वेश्चन कुछ तो अजीब आने वाला है, कुछ तो नया फेंकने वाला है मुझ पे। तो आपकी टेंडेंसी रहती है कि चलो ये वाला अभी नहीं बन रहा है, इसको अभी स्किप कर देते हैं। तो एडवांस में काइंड ऑफ यही एक ट्रिक रहती है कि आपको वो क्वेश्चन ढूंढना रहता है पहले जो आप आसानी से कर पाए मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। मेंस में ऐसा रहता है कि सारे क्वेश्चंस डुएबल रहते हैं, जस्ट लेंदी रहते हैं वो।
तो आप किसी एक को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, किसी एक को उठाओगे। तो वैसे केमिस्ट्री में तो लेंदी नहीं रहते हैं, केमिस्ट्री में डायरेक्ट एनसीईआरटी के वन लाइनर्स ही रहते हैं। तो यूजुअली लोग केमिस्ट्री से ही चालू करते हैं मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। तुमने किससे चालू किया था? केमिस्ट्री से ही। केमिस्ट्री से। तो ऐसा आपकी बातों से अभी लग रहा था कि केमिस्ट्री से आप थोड़ा पीछे जाते थे, या तो जेई के लास्ट तक आपको भरोसा हो गया था केमिस्ट्री में अपने आप पे? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में मैं केमिस्ट्री से अगर सच बोला जाए तो डरता था, बट एंड में फिर मुझे भरोसा आने लग गया केमिस्ट्री पे कि हाँ, इसमें भी मेरा अच्छा आ सकता है इसके कारण। ओके। और ये स्टार्टिंग में शायद से आप इंटरेक्शन कम करते थे, हाँ। और धीमे धीमे जैसे ऐसे इंटरेक्शन होने लगा आपका, तो ये आप सबके लिए भी एक टिप्स है कि इंटरेक्शन कीजिए अपने अपने टीचरों से। तो क्या होगा कि वो आपके जितनी भी ऐसी बातें हैं जिसपे पॉइंट आउट किए जा सकता है, जिस पे आपको वर्क करना है, उसको वो सुधार देंगे। कुछ फास्ट क्वेश्चंस करते हैं, है ना? वो सारे बच्चे जो 10th मोड में 10th में अच्छे परसेंट भी लाते हैं, लेकिन 11th में अच्छा नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो उनकी पढ़ाई को लेके चेंजेस जो होते हैं कि जेई अलग है और 10th अब तक अलग था, उसके लिए 2-4 लाइन। ऐसे तो कुछ पहले सोचना ही चाहिए कि जेई अचानक से बहुत अलग हो गया 10th से। हाँ, मतलब 11th और 10th के सिलेबस और पढ़ने के स्टाइल में बहुत अंतर है, बट अगर आपने 10th अच्छा किया, जो आई एम अज्यूमिंग सब लोग अच्छा ही करते हैं, तो इस स्विच में ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम इसमें आती है कि बच्चा पहले से अपना माइंडसेट बना के रख लिया रहता है कि 11th मुश्किल है। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप पहले से ही ओवरबर्डन फील करने लग जाते हो। तो आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ऐसी खत्म हो जाती है। वो नहीं करना है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, अभी वो सारे 12th के बच्चे जिनका सिलेबस खत्म हो गया है, या हो सकता है किसी और कोचिंग में खत्म होने वाला हो, उनको अभी क्या टिप्स हैं कि उनका परफॉर्मेंस जेई मेन के लिए, ये दिसंबर चल रहा है, 1 महीने बाद एग्जाम, उनके लिए क्या टिप्स है कि कैसे परफॉर्मेंस देनी है, या क्या स्पेशलिटी है कि कैसे अपने आप को कंपाइल करें, और क्या करें कि उनका बोर्ड्स का भी प्रेशर कम रहे? और क्या आपने बोर्ड्स का प्रेशर लिया कभी? नहीं, आई फील लाइक बोर्ड्स और जेई सिमिलर ही है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आपसे दोनों हो जाएगा। जस्ट जेई में ऑब्जेक्टिव रहता है, बोर्ड्स में आपको वही डिस्क्राइब करके लिखना रहता है। ओके, तो ऐसे कुछ तो अंतर नहीं है। 12th के लिए, 12th के बच्चों के लिए 2 लाइनर टिप्स जो इस समय 12th में। अभी तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पीवाईक्यूज अच्छे से करो इस महीने, क्योंकि एट द एंड आप जेई मेंस दे रहे हो, तो आपको जेई मेंस का आइडिया होना जरूरी है कि उसमें पूछता कैसे है, उसमें क्या पूछता है, किस चीज पे ज्यादा वेटेज वो लोग डालते हैं, क्योंकि एट द एंड आप जेई मेंस दे रहे हो, राइट? तो जरूरी है कि आप पीवाईक्यूज दो ताकि आप उस एनवायरनमेंट से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। आपने दिए थे? हाँ, बहुत। कितने? सारे पीवाई? हाँ, बहुत सारे। बहुत सारे। और जैसे मैंने अर्ज से भी पूछा था आपसे, कहाँ से मिलते हैं ये पीवाई? ऐसे ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएंगे, कोचिंग भी प्रोवाइड करता है, टेस्ट सीरीज भी होती हैं बहुत सारी। कोचिंग ही प्रोवाइड करता है सब चीज ऑलमोस्ट। पीवाईक्यूज भी कोचिंग के थ्रू रहते हैं, और एडिशनल टेस्ट सीरीज भी कोचिंग की। उतना काफी रहता है। उतना काफी रहता है, और मतलब सफिशिएंट रहता है। एक दिन में कितने कितने टेस्ट दिए आपने? एक दिन में अराउंड जेई मेंस के टाइम पे मैं 2 फुल टेस्ट देता था, जेई मेंस के 3-3 घंटे के। बीच में ब्रेक लेता था ऑब्वियसली, क्योंकि 3 घंटे के बाद माइंड थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस टाइम खा लिए, थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लिए। और बट ये चीज ये है इम्पोर्टेंट कि आपको टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना है। आपको ये जरूर देखना है कि आपने क्या गलतियां की, आपने कौन से क्वेश्चंस छोड़े, आपसे क्या कॉन्सेप्ट्स मिस हुए, कहाँ पर आपके चांसेस हैं कि आप अगले टेस्ट में इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट के लिए आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपके टेस्ट देने का कुछ फायदा नहीं हुआ। आप बेसिकली वो क्वेश्चंस देख के रट ही रहे हो, आप सीख कुछ नहीं रहे हो। 11 से 12th में जो बच्चा जाता है, उसके लिए पीसीएम को लेकर या फेथ को लेकर, अपने ऊपर फेथ या टीचर्स के ऊपर फेथ को लेकर कोई स्पेशल टिप या कमेंट? 11th से 12th भी एक काफी बड़ा स्विच होता है। 12th में फिर लोगों को धीरे धीरे दिमाग में बोर्ड्स का भी प्रेशर आने लगता है, बट वही है, आपको ये नहीं सोचना है कि जेई और बोर्ड्स अलग है। दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं,
तो एज सच अलग प्रिपरेशन या अलग मेंटालिटी बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रहेगी तो आपको 11th 12th कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, कुछ फास्ट क्वेश्चंस हम्म। आपसे। अटेंडेंस कैसी थी आपकी 11th 12th में? स्कूल में तो 80-85 अराउंड थी। यहाँ पर? यहाँ पर तो फुली थी। कोचिंग की क्लासेस बिल्कुल मिस मत करो। मतलब सजेस्टेड कभी मिस मत करो? नहीं, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा सिवियर हो रही हैं तो ठीक है, आप मिस कर सकते हो, बट यूजुअली थोड़े माइल्ड कफ कोल्ड में भी अटेंड किया ही जा सकता है। आप तो लोकल हैं सुबह के यहाँ हाँ। पे, तो हुआ नहीं किसी रिश्तेदार की शादी थी। या फंक्शंस? हाँ, बीमार भी पड़ा हूँ मैं। हाँ, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया? अब एक बार मैं 11th में लाइक काफी फीवर आ गया था मुझे 104 के अराउंड, तो मैंने एक दो क्लासेस मिस की थी, बट फ्रेंड्स और टीचर से बात करके मैंने वो चीजें कवर अप कर ली थी, और नहीं तो फिर ऐसे थोड़े से कफ कोल्ड में क्लास आ ही जाता था। आ ही जाते, मतलब यू ऑलवेज ट्राई नेवर टू मिस द क्लासेस। हाँ। आपके साथ के जितने बच्चे जो भी सेलेक्ट हुए हैं, उनकी अटेंडेंस के ऊपर क्या कमेंट है आपका? सबकी अटेंडेंस बहुत बढ़िया थी, सबने ऑलमोस्ट सारी क्लासेस अटेंड की हैं। सारी? और उन सारे बच्चों को आपके दिमाग में याद है जिनको हम लोग कमेंट करते थे कि आप रेगुलर नहीं आ रहे? हाँ। उनका रिजल्ट क्या लगता है, कैसा है? आपके साथ के ही थे? हाँ, उनका रिजल्ट खराब हुआ है डेफिनेटली। खराब हुआ है डेफिनेटली। लास्ट चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि वो सारे बच्चे जो किसी कारण से 12th में नहीं परफॉर्म कर पाए, इस समय ड्रॉप लिया है, उनके लिए क्या कमेंट है आपका? ऐसे कुछ दिमाग में ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ये काइंड ऑफ एक चांस की बात है कि आपका परफॉर्मेंस उस दिन कैसा रहा, वो आप पेशेंस और मेहनत से उसको भी चेंज कर सकते हो। जस्ट कंसिस्टेंसी बनाए रखनी जरूरी है बहुत। ओके, कुछ बच्चे बोलते हैं या कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने आखिरी के 3 महीने में बोर्ड्स में इतने परसेंट ले आया है, तो क्या वो सही मानते हैं या उसको थ्रू आउट मेहनत करके ही परसेंट लाने चाहिए? मतलब आखिरी बॉल पे छक्का मारना इज करेक्ट और कंसिस्टेंटली रन बनाते रहना इज मोर करेक्ट? कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर है, क्योंकि जी जो है वो एक काइंड ऑफ जर्नी है, वो आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाती है, कंसिस्टेंसी उनमें से एक है। और कंसिस्टेंसी आपको सिर्फ जेई में नहीं, बाकी पूरी लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है। 2 साल के दौरान खेल कूद में आपका क्या रूटीन रहा है? हम फ्रेंड्स खेलते थे बैडमिंटन या कुछ। कितनी देर? अराउंड शाम में 2 घंटे। 2 घंटे? इतना टाइम रहता था? हाँ, टाइम तो बहुत रहता है। टाइम बहुत रहता है। टाइम पास में वो बच्चे बिता देते हैं वो अलग बात है, बट टाइम बहुत रहता है। सोशल मीडिया में आपका अकाउंट था नहीं था? क्योंकि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मेरा अकाउंट तो नहीं था सोशल मीडिया पे, बट अगर आपका अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि आपको खुद को कंट्रोल कैसे करना है। सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो आपको मतलब आप यूज करते थे सोशल मीडिया उस समय? यूट्यूब थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए देखता था, या मूवीज वगैरह। कितनी देर? अच्छा, मूवीज देखनी तो ऑब्वियसली पूरी देखेंगे, लेकिन अब पर डे टाइमिंग अप्रोक्सीमेट कितना आपका स्क्रीन टाइम था? आई वुड से 1.5-2 घंटे। डेढ़ 2 घंटे? 2 घंटे आप खेल रहे हैं? हाँ। 1.5 घंटे तो आप पढ़ाई कितनी देर करते थे? ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है और मैं हमेशा एक आंसर देता हूँ। 11th 12th में मैं एक्चुअली बहुत कम पढ़ता था, 2 घंटे अराउंड बस पढ़ता था। 12th में जाके मैं 3-4 घंटे, फिर एंड में 6-7 घंटे पढ़ना चालू किया। तो आपने कभी 10 घंटे 15 घंटे पढ़ाई नहीं की? जैसे लोग बोलते हैं कि जेई की तैयारी करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने। ओके, और आपको लगता है कि आपने दूसरों से ज्यादा मेहनत की या आपके पास ब्रेन ज्यादा था, टू बी वेरी फ्रैंक? आपको पता है कि दूसरे आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे? हाँ। तो वहां पे आपको क्या लगता था कि आप मोटिवेट नहीं होते थे उनको देख के कि? हाँ, मोटिवेट जरूर होता था। एंड में जाके सिचुएशन ये बन गई थी कि मोटिवेशन अलग बात है, मुझे करना ही है हार्ड वर्क। ओके, क्योंकि एट द एंड कमिटमेंट था। हाँ, मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट। हाँ, एट द एंड कमिटमेंट बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क कर रहे हो वो अच्छी बात है, बट एज फार एज आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, स्मार्ट वर्क से भी आपका ज्यादा कुछ होने के चांसेस नहीं है। नहीं, मुझे थ्रू आउट 2 साल में 11th में खासकर मुझे याद है कि आपकी मम्मी जब आती थी आपको लेकर तो बोलती थी, सर यकीन मानिए नहीं पढ़ता है या इतना नहीं पढ़ता है जितना पढ़ना चाहिए। शायद से उन्होंने आपकी सिस्टर को पढ़ते हुए देखा होगा, तो उनको ये पता है कि ये इतने एफर्ट्स नहीं मार रहा है, तो वो शायद से उनके लिए भी उस समय पैनिक कंडीशन थी कि इतना क्यों नहीं पढ़ रहा है।
लेकिन ठीक है, अंत भला तो बहुत अच्छा है सुविक आपका, मतलब आई विश यू गुड लक, Thank you. बहुत अच्छा। एनी अदर टिप्स जो आप लास्ट में जो मुझसे मिस हो गए आप देना चाहते हैं किसी को? आई वुड से कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ना ही जरूरी है जेईई में, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। कुछ लोग का 1-2 घंटे में भी हो जाता है, कुछ लोग का 4-5 घंटे में भी होता है, कुछ लोग को 1 दिन लगता है, कुछ लोग को इवन ज्यादा टाइम लगता है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज फार आज आप अपने कॉन्सेप्ट सॉलिड रख रहे हो, सब ठीक है। आपको जस्ट पूरा 100% कमिटमेंट देना जरूरी है। ओके, लास्ट में वो सवाल जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में पूछा था, व्हाई कंप्यूटर साइंस, व्हाई आईआईटी कानपुर? सो मुझे ऐसे लाइक, एंड आर यू ओके विद दैट डिसीजन? आप वहां पर हैं, आपका पहला साल चल रहा है वहां पे, आर यू हैप्पी विद योर डिसीजन? हाँ, खुश तो बहुत हूँ मैं, खुश लाइक हो? हाँ, चॉइस तो अच्छी है। चॉइस अच्छी है। एंड व्हाई सीएस? ऐसे दीदी के कारण? नहीं, मम्मी पापा और बाकी टीचर्स और दीदी को लगता है कि मेरा दिमाग काइंड ऑफ एनालिटिकल चीजों में बेटर फिट होगा। इवन आई आल्सो थिंक। सो इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे लिए सीएस बेस्ट रहेगा। नहीं, इवन आई आल्सो थिंक आपके लिए सीएस बेस्ट है। एंड मुझे ऐसी टेक चीजों में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करने में अच्छा लगता है। You deserve that, and you deserve to be futuristic leader as well in studies as well as in other things. Thank you, Suvik. Thank you. Thank you आप बात करने के लिए, और आई होप आप लोगों ने भी कुछ नया सीखा है सुविके से। तो आप लोगों को भी गुड लक, आप सीखें सुविके से, ठीक है? ऑल द Thank बेस्ट you. एवरीवन।